लाइव स्टार्ट। यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है। पुनीत जी शुरू करें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और जो साथी हमें YouTube और नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और आज का जो परिचर्चा का विषय है इस नरेंद्र मोदी ऐप नमो ऐप वर्चुअल मीट का परिचर्चा का विषय है फाइटिंग कोरोना। जो इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, उस समय जो ये शैक्षणिक व्यवस्था है उसके लिए क्या ये रोड ब्लॉक है या आगे वाली नई यात्रा के लिए एक नए अवसर खोलता है। लॉकडाउन इज द रोड ब्लॉक और स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर एजुकेशन। और अंकुर जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इवेंट क्रिएट किया नरेंद्र मोदी ऐप पर, जिसके माध्यम से हम सभी लोग जुड़ पाए हैं। और क्योंकि हम काफी टाइम से ये रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीट के माध्यम से, तो आज हमने सोचा कि शिक्षा का विषय लिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। और हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता अभिषेक रंजन जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम अभिषेक जी से बोलने का अनुरोध करें, थोड़ा सा मैं अभिषेक जी के बारे में बताना चाहूंगा। अभिषेक जी डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हैं, ओवर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्राइमरी एजुकेशन डोमेन। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें इनको काफी मतलब एक्सपर्ट कह सकते हैं हम। और उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जैसे कि अगर राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इन्हें काफी कार्य किया है। अभी करंटली वो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। महत्वाकांक्षी जिले जो है शिक्षा से संबंधित, हम इनसे ये भी जानेंगे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पीछे का क्या लॉजिक है और कैसे इसको चुना गया। और डेवलपमेंट सेक्टर से मूव करने से पहले ये न्यू दिल्ली में अपना एक थिंक टैंक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, वहाँ ये रिसर्च जर्नलिस्ट के तौर पे भी रहे हैं 2 साल से ज्यादा समय तक। और LLB भी इन्होंने करा है दिल्ली विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो अब मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें और उसके बाद फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। और हमारे साथ इस वर्चुअल मीट में जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। एक बहुत ही मुश्किल दौर में हम जी रहे हैं और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक ऐसी महामारी की चपेट में है। जो कई लोग हैं जो अपने लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग अस्पतालों में हैं। उनके लिए हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और साथ ही साथ में जो लोग भी प्रभावित हैं इस कोरोना की आपदा की वजह से, वो सब हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर विजय पाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा और इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के समय में जब पूरा विश्व एक बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है, वैसे समय में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय, एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय, यहाँ पर तो मतलब लोग बता रहे हैं कि अरे यहाँ तो जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं लोग, सबकी जान की पड़ी है और तुम बात करते हो एजुकेशन की, ऐसा संवाद में ध्यान में आ रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम बच गए या हमारी पीढ़ी बची तो उनके आगे का भविष्य क्या होगा, इस हिसाब से भी क्या सोच सकते हैं क्या। और यहीं से बातें शुरू होती है कि ये जो लॉकडाउन है ये रोड ब्लॉक है या एक अपॉर्चुनिटी के लिए एक तौर पे हम इसको देख सकते हैं, आगे के भविष्य के हिसाब से देख सकते हैं कि आगे की जर्नी कैसी होगी बदली हुई परिस्थिति में। और इस परिप्रेक्ष्य में कि ठीक है आज के समय में हमारी जरूरत है कि हम अभी हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। हो सकता है कि थोड़ा सा ये भी आए कि चलो महीना 2 महीने का ये दौर है, निकल जाएगा।
लेकिन क्या एक अच्छा अवसर नहीं है कि हम एजुकेशन सिस्टम को एक नए सिरे से देखें? और जैसे ही बात हम नए सिरे से देखने की बात करते हैं तो हमें समस्या को समझना पड़ेगा। और समस्या क्या है उसको मैं कुछ आंकड़ों के साथ में आपके पास आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में पूरी दुनिया में जो यूनेस्को का डेटा बोलता है कि लगभग 91% बच्चे जो हैं अपने घरों में कैद हैं, लॉकडाउन में है, या उनके स्कूल जो है वो बंद है, वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। कई देशों में बहुत कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है भारत की तरह, लेकिन वहां पे स्कूल बंद है, वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। जो थोड़े कम प्रभावित देश हैं या जहां पे कहा जा रहा है कि अब वहां पे नहीं है कोई वायरस की स्थिति, वहां पर भी बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत अप्रोचेबल बच्चों के लिए नहीं है एजुकेशन, उनके एक्सेस भी नहीं है। और अगर आप बच्चों के हिसाब से सोचेंगे तो पूरी दुनिया में 1579 बिलियन बच्चे इससे प्रभावित हैं, और ये नंबर्स बहुत बड़ा नंबर है। अगर भारत की बात करें तो लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी जो भारत में है, जो स्कूल कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। और शिक्षकों की बात करें, जो एक ऐसी बिरादरी है जिसके लिए पूरे भविष्य गढ़ने की जिम्मेवारी है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। तो उसकी संख्या भी भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक है, और दुनिया भर की बात करें तो लगभग 50 मिलियन ऐसे टीचर्स प्रभावित हैं। अब हो क्या रहा है, सिचुएशन देखिए कि अगर हम रोड ब्लॉक के हिसाब से देखेंगे तो ये बच्चे और ये टीचर्स जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है उससे डिस्कनेक्टेड हो गए। एजुकेशन को कोई भी सिस्टम जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो फिजिकल माहौल में, जैसे हम क्लासरूम टीचिंग की जो बात करते हैं, क्लासरूम के अंदर की जो पढ़ाई होती है, क्लासरूम शिक्षण होता है, उसको कोई वर्चुअल मीडियम रिप्लेस नहीं कर सकता। इस बात को लेकर हमारी आम सहमति होनी चाहिए, और पूरी दुनिया में भी लोग मानते हैं कि कोई भी वर्चुअल मीडियम किसी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन बदलते हुए परिस्थिति में यह है कि ये सारे बच्चे और टीचर्स अपने घरों में कैद हैं। अब क्या परिस्थितियां क्या है ये भी समझिए। जो मैं बहुत सारे टीचर्स से बात कर रहा हूं, बहुत विद्यार्थियों से भी कनेक्टेड हूं जो खास करके हाई स्कूल के लेवल पे हैं, कुछ ऐसे जिलों में जहां पे मैं कार्यरत था पहले, वहां के कुछ गार्जियन से भी मैं संपर्क में हूं। और जब बात करता हूं शहरी इलाकों की बात करता हूं, इस शहरी इलाकों में ये रोड ब्लॉक किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है लोगों के बीच में। जैसे हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे, और हम सब लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं जो ऑफिस जाते हैं, और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जो इसको सुन रहे होंगे, उनके भी बच्चे वो स्कूल में जाते हैं और वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में, किसी ऑफिस में जाते हैं। अभी क्या हो गया है कि उनका प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित तो है, लेकिन वो घर से काम कर रहे हैं, और ऑन द सेम टाइम बच्चों की भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। अब उस गार्जियन की परिस्थिति समझिए कि उसको अपना ऑफिस का भी काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, और बच्चे की भी पढ़ाई प्रभावित ना हो उसको भी इंश्योर करना है। जो जितने भी टेक्निकल जो मीडियम है, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप वगैरह, उसके थ्रू वो बच्चों की पढ़ाई अभी चल रही है, और उसमें मैंडेटरी, खास करके प्राइमरी अगर क्लासेस में अगर आपके बच्चे हैं तो अनिवार्य रूप से गार्जियन को भी बच्चे के साथ रहना होता है। अब सोचिए कि कितना साइकोलॉजिकल, कितना एक अलग तरह का एक सिचुएशन चल रहा है। अब इसको भी एक हम मानते हैं कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, खास करके गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि वो इस बात को देखे कि हमारे बच्चे और जो हमारे टीचर्स जो हैं कितना मेहनत करते हैं। एक स्कूल वर्चुअली एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि एज ए गार्जियन हम बहुत कम, ज्यादातर जो हमारे पेरेंट्स मीट होते हैं उन्हीं में हम बच्चों से, खास करके टीचर्स से इंटरेक्शन हो पाता है। लेकिन आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप टीचर्स की मेहनत को रिकॉग्नाइज करें, उसको देखें किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आप उस स्कूल के बारे में सोचिए जो आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बच्चे एजुकेशन से डिस्कनेक्टेड ना हो जाए, उनके एफर्ट को देखिए। और साथ ही साथ में देखिए कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लाइफ में। तो मैं पेरेंट्स के हिसाब से देख रहा हूं कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कूलों से, स्कूल में जो उनको मिल रहा है, जो टीचर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको जानने समझने का और उनके प्रति
एक एम्पैथी की भावना, एक सहानुभूति की भावना, और एक जो कम्युनिटी की जो बात करते हैं, स्टेक होल्डर में एक पेरेंट्स भी आता है, उस पेरेंट्स को की जो भूमिका है उसको भी समझने की कोशिश, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा अवसर है। और अगर इस अवसर को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, समझा कि गार्जियन की भूमिका क्या होती है एक बच्चे के पढ़ने में, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बच्चों के एजुकेशन में केवल शिक्षक और टीचर ही मेहनत नहीं कर रहे होंगे, गार्जियन की भी उतनी ही ज्यादा मेहनत हो रही होगी जितना कि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है, जो स्कूल के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि स्कूल के हिसाब से आज के दिन में उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, और खास करके देश में 40% के आसपास में बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत कम फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए आज का समय मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल का दौर है। उसी तरह से जो सरकारी स्कूल है, देश में जितने भी स्कूल है उसमें अगर देखेंगे तो खास करके हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है, और हमारे देश में लगभग 70% से ज्यादा जो बच्चे हैं ग्रामीण भारत में वो सरकारी स्कूलों में जाता है। तो उन स्कूलों के हिसाब से भी सोचिए, एक तो वो स्कूल है जो अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल है, और दूसरे जो सरकारी स्कूल है जो गांव में है और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों की समस्याएं देखिए कि प्राइवेट स्कूलों के लिए जो कम पैसे वाले हैं उनको फीस लेने पर पाबंदी लगा दी है सरकार ने, और वो उसके जेन्युइन कंसर्न है, उसमें मैं बीच में डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल है वो चाह कर भी लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन देने की स्थिति में नहीं है। बहुत खास करके प्राइमरी लेवल पर 5वीं तक के बच्चों को कैसे इंगेज करें, इसको लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में थोड़ा सा मोबाइल प्रॉपर डिवाइस की, जो लर्निंग डिवाइस की बात करते हैं, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं, या कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली के भी काफी दिक्कतें हैं। अब यहां पे स्कूल के लिए जो सबसे ज्यादा जो दो चीजें आता है कि फिर से कि उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो गार्जियन के साथ एक बेहतर संवाद स्थापित करें, एक बेहतर रिलेशनशिप स्थापित करें। और प्राइवेट स्कूल के एक जो उनको चलाने वाले लोग हैं उनसे बातचीत हो रही थी, हम कह रहे हैं कि सरकार ने मना कर दिया है कि आप गार्जियन को बाध्य नहीं कर सकते फीस देने पर, लेकिन आप आज के दिन में टेस्ट करिए या आज के दिन में आंकिए कि आपका गार्जियन के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप रहा है अभी तक। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप रहा है तो वो बगैर कहे और बगैर किसी को बताए आपको फीस देंगे, और आपका स्कूल भी सर्वाइव करेगा, आप टीचर्स की सैलरी भी दे पाएंगे। लेकिन आपने हमेशा अगर स्कूल को चलाया इस व्यापारी के हिसाब से कि हमको प्रॉफिट कमाना है, हमेशा हमको एक गार्जियन को उपभोक्ता की तरह देखा, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, और यकीन मानिए ट्यूशन फीस के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो एक स्कूल के नाते जो खास करके जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन का टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है, मैं उनके लिए मानता हूं कि वो एजुकेशन के जो कोर पर्पस है जिसके लिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया, और साथ ही साथ में पेरेंट्स के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको असेसमेंट करने के लिए उनका एक अच्छा टाइम मिला है। उसी तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो सरकारी स्कूल के जो मैनेजमेंट से जुड़े, खास करके स्कूल के हेड टीचर हो गए, टीचर्स हो गए, एसएमसी के सदस्य हो गए, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि ठीक है साधन तो नहीं है, हो सकता है लैपटॉप टैबलेट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान आ रहा है कि क्या जिस स्कूल का, मैं ऐसे कई सारे स्कूल को जानता हूं, बनारस के कई 1-2 स्कूलों को जानता हूं जो अभी के समय खूब इंगेज कर रहे हैं अपने गार्जियंस को और बच्चों के एजुकेशन के साथ। मध्य प्रदेश में रहा, वहां के 1-2 स्कूलों की कहानी मुझे मिल रही है, कई जगह से और भी बहुत इंस्पायरिंग कहानी मिल रही है। वहां क्या हो रहा है कि स्कूल का सोसाइटी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और उस रिलेशनशिप को अभी वो लेवरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ठीक है एक गार्जियन के पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं है, लेकिन बगल के गार्जियन के पास था, उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप मोबाइल लेकर उस बच्चे को बता सकते हैं क्या कि स्कूल में क्या टास्क दिया गया है और आपके बच्चे के पास क्या टास्क आया है। वो इस तरीके से साधन खोज रहे हैं। इवन की एक छोटा सा, मैं अपने बचपन का एक कहानी, मतलब एक दौर याद आता है कि रामायण महाभारत अभी भी चल रहा है हमारे दूरदर्शन पे। उस समय में हर घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था, लेकिन हम गांव में एक कम्युनिटी रिलेशनशिप इस तरह का स्ट्रांग था कि लोग जिसके घर में टीवी होता था, गांव में 1-2 लोगों के पास होता था, लोग उसके घर पे जुटते थे
मेरे गांव में जुटते थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन वो अपने घर से बाहर टीवी निकालते थे और पूरा मजमा लगता था, सब लोग देखते थे और वहां से आते थे। एक लगता था कि एक कम्युनिटी का एक यूनिटी का एक दर्शन होता था। हम करें कि ये ऐसा भी दौर है कि जहां पे कम्युनिटी के रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए स्कूल उन बच्चों तक पहुंच सकता है जिन बच्चों तक अभी तक वो पहुंचने में सफल नहीं रहा एजुकेशन के हिसाब से। साथ ही साथ में एक बहुत अच्छा अवसर स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए हिसाब से है कि मैं पूरे देश भर में पिछले 7-8 सालों से मैंने देखा है और मोस्टली मैं ग्रामीण इलाकों में रहा हूं, मैंने देखा है कि समाज का स्कूल के साथ जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है, वो कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और आप देखेंगे कि जिन स्कूल को गांवों में समाज के लोगों ने बनाया था, आज के दिन में उस स्कूल में जो अगर कुछ गड़बड़ होता है, कुछ चोरी हो जाती है, कुछ चीजें नुकसान होता है, तो पता चलता है कि गांव के ही किसी ने उसका नुकसान पहुंचाया। ये पहले घटनाएं ऐसी नहीं होती थी। दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हम जिस समय पढ़ते थे, मेरा 2003 में मैट्रिकुलेशन हुआ है, उस समय अगर हम स्कूल के टाइम में अगर कहीं बाहर घूमते हुए दिखाई देते थे तो गांव का कोई आदमी हमारे घर पे तुरंत बताता था जाकर, या हमारी शिकायत पहुंच जाती थी, हमारी पिटाई भी होती थी, हमें बहुत तरह की बातें भी सुनने को मिलती थी। लेकिन आज के दौर में वो चीजें बदल गई है। आज के दिन में वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि समाज का जो एजुकेटेड या जो बहुत अवेयर क्लास है वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेज रहा है, कहीं ऐसे जगह पे भेज रहा है और वो अपने बच्चों को केयर करे, थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक हो गया। तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि स्कूल, सरकारी स्कूल को समाज के साथ रिलेशनशिप जो है उसको इवैल्यूएट करे और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे। और इसी में है कि क्या हम टीचर्स के लेवल पे जो एचएम है, क्या वो घर के बच्चों के साथ साथ में, फोन तो ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है, भले ही वो स्मार्टफोन ना हो, तो क्या उनके साथ अच्छा कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है? क्या अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश किया तो ये लॉकडाउन हो सकता है कि बच्चों की लर्निंग प्रभावित हो, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो प्रभावित नहीं होगी। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा स्कूल का सोसाइटी के साथ। सरकार के लेवल पे क्या लगता है, लॉकडाउन की वजह से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं एजुकेशन में? और मैं माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है MHRD निशंक जी को मैं सुन रहा था, और निशंक जी ने अभी तुरंत थोड़े दिन पहले जो अभिभावक है उनके साथ संवाद में बहुत तरह की बातें करी उनमें, और एक अच्छा अवसर मैं उसको देख रहा था कि गार्जियन के साथ संवाद। मुझे आज भी याद है प्रधानमंत्री जी जब जयापुर में गए थे आदर्श संसद ग्राम योजना की शुरुआत करने, तो मैं उनकी स्पीच का वो लाइन आज भी याद रखता हूं कि क्या आप अपने गांव के बच्चों का ख्याल रख सकते हैं कि वो पढ़ाई करें। गांव के बच्चों के साथ साथ वो गार्जियन के लेवल पे भी बात कर रहे थे। एक बड़ा अच्छा अवसर है कि सरकार जो है समाज के साथ संवाद बढ़ाए, और साथ ही साथ में कुछ चीजें हैं जिसमें बहुत अच्छे से ध्यान देने का एक बहुत अच्छा मौका है लॉकडाउन में। और अगर मेरी बात MHRD या फिर ऐसे शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के पास पहुंचे कि ठीक है, आज के दिन में हम ऑनलाइन एजुकेशन भारत में 100% पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। मैं अमेरिका का डेटा देख रहा था, अमेरिका में लगभग जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उसमें से 10% बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे 95% से ज्यादा बच्चों को एक्सेसिबल है ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रांस की बात कर रहे थे, वहां पे 5% बच्चे जो एक्सेसिबल नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन, उनको प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह दे रहे हैं। चाइना में मैं देख रहा था, वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फॉलो कर रहा था, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा, वहां पे सरकार ने बहुत तरह की चीजें की है जिसमें इंटरनेट का डेटा प्रोवाइड करना, बहुत तरह की चीजें, मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा। भारत में क्या हो सकता है, भारत सरकार के लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी है? मुझे लगता है कि लॉकडाउन में पढ़ाई जो है वो प्रभावित तो हुआ है, लेकिन अच्छा अवसर है कि जो आगे के समय में पढ़ाई प्रभावित ना हो उसको लेकर 2-3 चीजें करने का मौका है। और वो मौका है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस देश की नीड है, हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा आगे। और ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से हमने बहुत तरह के प्रयास तो किए हैं, लेकिन उसमें और भी कोशिश करनी बाकी है। और उसमें से 2 महत्वपूर्ण चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। हम भारत नीति योजना के तहत, और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल से देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ी गई है, वहां पे हो गई है इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। और उसी तरह से मोबाइल टावर भी बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं देश में,
लेकिन इसको 1 लाख को 2.5 लाख तक पहुंचाने का जो लक्ष्य लिए दीक्षा ऐप है, उसका भी आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर सकता हूं कि लगभग 16 करोड़ बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं। रेडियो पे प्रोग्राम शुरुआत हो रही है, टेलीविजन पे अलग अलग प्रॉपर चैनल ही डेडिकेटेड है इसके लिए। लेकिन अभी भी जो मेन स्ट्रीम का जो हमारा जो चैनल है, फॉर एग्जांपल दूरदर्शन है, दूरदर्शन पे किसी जमाने में 1980 के आसपास में अरविंद गुप्ता नाम के एक बहुत व्यक्ति है जिनको पिछले साल ही पद्मश्री मिला था। वो साइंस की पढ़ाई बहुत रोचक तरीके से कराते हैं। उन्होंने उनके ऊपर एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ था दूरदर्शन में। मैं तो कहता हूं कि रामायण महाभारत के साथ वो प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाए, और साथ ही साथ में डेडिकेटेड प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए होना ही चाहिए। सप्लीमेंट्री या अलग चैनल तो रहना ही चाहिए, मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम करना जरूरी है। और यहाँ पे 2 छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आगे 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं पढ़ रहा था कि अफ्रीकन देशों में और खास करके अफगानिस्तान में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि इन दोनों देशों में 2 प्रोग्राम बहुत यूनिक मुझे लगे। और जैसे वहां पे आपने सुना होगा कि सोमालिया बहुत प्रसिद्ध देश है, ज्यादातर वो समुद्री डाकू के लिए प्रसिद्ध है, और वहां पे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जहां पे काफी लोग मतलब बहुत प्रभावित होते हैं, और उससे वहां के माहौल भी आप देखेंगे तो ऐसा ही है। अफ्रीकन कंट्रीज में एजुकेशन की बहुत हालत खराब है। मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो युगांडा के हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए थे। तो एक टीचर ने एक बार रिफ्लेक्शन शीट शेयर किया था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि बच्चों के पास कंप्यूटर हो ऐसा वो स्वप्न देखते हैं। हमारे देश में हो सकता है 100% ना हो, लेकिन हमारे देश में एक बड़ी आबादी है जिसके पास कंप्यूटर है। खैर, तो सोमालिया में जो टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन है, वो एक प्रोग्राम चलाता है, सेसमे सीखो सीखो ऐसा प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम कंप्लीटली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए और बच्चों के परिवार के लिए। आप हमेशा देखते होंगे कि प्रोग्राम कोई चलता है तो या तो बच्चों के लिए होता है, नहीं तो परिवार के लिए होता है, लेकिन वो प्रोग्राम कंप्लीटली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए और बच्चों के परिवार के लिए। और ये सोमालिया, इथियोपिया, केन्या और उसके आस पड़ोस के देशों में भी बहुत जगह चल रहा है। और इसमें 26 टीवी एपिसोड इसको करके और उसको नेशनल टीवी पे उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, और उसका एक बहुत बड़ा असर जो है हुआ वहां की उस रीजन में। उसी तरह से अफगानिस्तान में आप देखेंगे कि बागचे सिम सिम ऐसा वो है, एक बगीचा है, वो उसके नाम पर एक कुछ कार्टून टाइप का वो पूरा देखेंगे, एनिमेटेड पूरा एपिसोड बनाया गया। और उस एपिसोड में वो नेशनल टेलीविजन पे चलने वाला प्रोग्राम था जो कंप्लीटली डेडिकेटेड था, खास करके काबुल से वो ब्रॉडकास्ट होता है, और कई लोगों ने उसकी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप मुझे भेजी थी कि उसमें क्या है कि रेडियो के थ्रू आउट भी वो पूरा प्रोग्राम चलता है, और कहीं ना कहीं उसका जो पूरा डेडिकेशन, जो पूरा प्रोग्राम जो है डेडिकेटेड है, वो कैसे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ में गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। देश में हम जैसे हम अपने देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन चल रहा है, उसी तरीके से एजुकेशन के साथ साथ में सोशल अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए, और उसके लिए मेन स्ट्रीम का जो चैनल है, नेशनल चैनल टेलीविजन है, उस पर वो प्रोग्राम चल रहा है। नेशनल रेडियो को उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आज के दिन में देखिए कि नेशनल टेलीविजन और नेशनल जो हमारे जो रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो, उसमें कितने प्रोग्राम डेडिकेटेड 24 घंटे में बच्चों के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए।
तो मुझे लगता है कि एक सरकार के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ साथ में बच्चों के लिए उस हिसाब से कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति एक रुझान लोगों का बढ़े। और अगर पॉलिसी मेकर्स के हिसाब से बोले तो पॉलिसी मेकर्स के हिसाब से कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छा मौका है कि लॉकडाउन के टाइम में हम टीचर्स हमारे बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो ओल्ड पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को कैसे इंगेज करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसको आप पीछे छोड़िए और अब बहुत ज्यादा सेल्फ इंटरैक्टिव प्रोग्राम को जिसमें खुद से मोटिवेट करे बच्चों को कि आप पढ़ो इसको, क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन में देख सकते हैं कि बच्चा कौन वीडियो देखेगा जिस वीडियो में उसका थोड़ा इंटरेस्ट होगा। ऑनलाइन में अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चा का अगर मन नहीं लग रहा है तो वो नहीं पढ़ेगा। तो बहुत अच्छा है, जरूरी है कि डेडिकेटेड होकर ऑनलाइन जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो पैटर्न है उसको थोड़ा शिफ्ट करा जाए। दो महत्वपूर्ण बात करके बात समाप्त। एक तो बात है कि हमारे देश में एजुकेशन को हमेशा लर्निंग आउटकम के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि बच्चों को मैथ कितना आता है, साइंस कितना आता है। बहुत अच्छा मौका है कि देश में लर्निंग आउटकम की बजाय एजुकेशनल आउटकम की बात हो, और वो एजुकेशनल आउटकम ऐसा हो जहां पे सोशल जो एस्पेक्ट है, जो उसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, जो उसका नेशनल एस्पेक्ट है, उन एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाए। और सोशल एस्पेक्ट की एक छोटा सा बात उदाहरण देना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में यह सिखाया जा रहा है कि हाथ कैसे धोना चाहिए, और हमारे बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं। और अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अगर हमको हाथ धोना कैसे सिखाया जाए, इसको लेकर अगर बात करने की आ रहा है नौबत, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है कि स्वच्छ भारत अभियान का एक बड़ा ही एडवांस वर्जन बच्चों के लिए चलाया जाए, जिसमें देश के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से भागीदारी हुई है। इम्यूनिटी का सवाल आ रहा है कि इम्यून सिस्टम अगर जिसका ठीक नहीं, वो बीमार पड़ रहा है। आने वाले समय में एजुकेशन में अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है तो अच्छे स्वास्थ्य, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और बड़ा अच्छा मौका था कि थोड़े दिन पहले ही सरकार ने स्वास्थ्य की बातें बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए अच्छे तरीके से, उसको लेकर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की भी शुरुआत की। तो अच्छा अवसर है कि उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाए, पॉलिसी मेकर्स का ध्यान जाए। और अगर हम ऐसा कुछ करने में सफल रहे तो ये लॉकडाउन की जो पूरी अवधि होगी, जहां पे हमारे करोड़ों बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और ऐसे भी बच्चे जो डिस्कनेक्टेड है उनको भी हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ में इन एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से एक बेहतर अवसर के रूप में ये तब्दील हो सकता है ये मौका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। और जैसा कि आज का विषय था कि रोड ब्लॉक है या न्यू जर्नी है, नए अवसर है, उस पर आपने बातें रखी हैं, कई सारे बिंदु बताए जिसमें कि गार्जियन का अच्छा संबंध स्थापित करने का भी ये मौका है, ये अवसर भी मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे उसको और इंटरेक्टिव बनाया जा सके, कुछ देशों के आपने उदाहरण भी दिए। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में आपने बताया, कहीं है, जहां नहीं है वहां होनी चाहिए, जहां है उसको और बढ़ाया